हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री वर्ड में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बेटा रासायनिक बलगतिकी का नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करने वाले हैं। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा है प्रथम कोट की अभिक्रिया को कैसे डिराइव किया जाता है। प्रथम कोट की अभिक्रिया का एक आध क्वेश्चन भी हम लोगों ने सॉल्व किया था और अर्धायुकाल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि अर्धायुकाल कैसे हम लोग डिफाइन करते हैं। आज हम लोग शुरू करते हैं बेटा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता के बारे में हम लोग बात करते हैं। अभिक्रिया की आणविकता। आणविकता इंग्लिश में इसे कहते हैं बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। मॉलिक्यूलरिटी ऑफ रिएक्शन। तो बात करते हैं हम लोग अभिक्रिया की आणविकता क्या होती है। हम कैसे जानेंगे कि किसी भी अभिक्रिया की आणविकता कितनी है। तो बहुत सिंपल सा एग्जांपल है बेटा, जैसे अपने पास एक रिएक्शन है A = P। ये कोई पहले रिएक्शन है बेटा अपने पास कोई एक दूसरे रिएक्शन है twice A = P। twice A = P। और अपने पास कोई एक और रिएक्शन बेटा twice A + B = P। ये तीन रिएक्शन है अपने पास। हमने सपोज कर लिया है, कोई रिएक्शन नहीं है, बस सपोज किया है कि कुछ इस जैसी प्रोसेस अगर अपने पास हो, इस जैसा कोई रिएक्शन अपने पास हो, तो हम उसकी मॉलिक्यूलरिटी कैसे बताएंगे, उसकी आणविकता हम कैसे डिफाइन करेंगे। बहुत सिंपल सा है बेटा। जिस अभिक्रिया की आणविकता तुम्हें बतानी हो, सबसे पहले आप ये देखो कि उस अभिक्रिया में अभिकारी अणु कहाँ है। जैसा कि आप जानते हैं बेटा कि किसी भी रिएक्शन में जो एरो होती है, एरो के लेफ्ट हैंड साइड के पदार्थ को हम लोग अभिकारी अणु कहते हैं और राइट हैंड साइड के पदार्थ को हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। अब हम लोग अगर ये देखें बेटा, तो इसमें पहली वाली अभिक्रिया में अभिकारी अणु कैपिटल A है और उत्पाद कौन है बेटा, कैपिटल P है। और दूसरी अभिक्रिया में भी अभिकारी अणु कैपिटल A है, उत्पाद कैपिटल P है। इसमें बेटा अभिकारी अणु कैपिटल A, कैपिटल B और उत्पाद क्या है, कैपिटल P। तो आप जरा ये देखो बेटा कि जिस अभिक्रिया की आप आणविकता निकाल रहे हो, आप उसमें ये देखो कि उस अभिक्रिया में जो अभिकारी अणु भाग ले रहे हैं उसमें कितने अणु भाग ले रहे हैं। अगर बेटा हम पहली अभिक्रिया की बात करें तो यहाँ कैपिटल A के कितने अणु भाग ले रहे हैं, एक। यानी कि ये रिएक्शन कैसी हुई बेटा, यूनिमॉलिक्यूलर। कैसी हुई, यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन हुई। यानी हम कह सकते हैं एक अणुक, यानी इसकी आणविकता कितनी होगी बेटा, 1। क्लियर है यहाँ तक। दूसरी अभिक्रिया की बात करें बेटा, तो दूसरी अभिक्रिया में अभिकारी अणु कौन है, A। आप जरा ये देखो कि इस अभिक्रिया में अभिकारी अणुओं के कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो कितने हैं बेटा इसमें, टोटल 2। यानी ये अभिक्रिया कैसी हुई, बाईमॉलिक्यूलर। कैसी अभिक्रिया होगी बेटा, बाईमॉलिक्यूलर। और इसकी आणविकता कितनी होगी, 2। केमिस्ट्री में 2 को भी हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बाई कहते हैं। काम करने वाली बाई नहीं, केमिस्ट्री का बाई है। तीसरी अभिक्रिया के बारे में बात करते हैं। तो तीसरी अभिक्रिया में देखो बेटा 2 अभिकारी अणु हैं, एक कैपिटल A है और एक कैपिटल B है। अब आप ये देखो कि इस पूरे अभिकारी अणुओं में कुल कितने अणु भाग ले रहे हैं। तो कैपिटल A के बेटा कितने अणु भाग ले रहे हैं, 2। और कैपिटल B के कितने अणु भाग ले, अगर यहाँ कुछ ना लिखा हो तो इसका मतलब कितना होता है, 1। तो देखो इसका 2, इसका 1, और 2 में 1 जोड़ दोगे तो 3 आ जाता है। 3 आता है, हाँ 3 आता है। तो ये कैसी मॉलिक्यूलर की अभिक्रिया हुई बेटा, ट्राई मॉलिक्यूलर। यानी इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी, लाल, 3। क्लियर बेटा यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत। चलिए अब हम इनके ऊपर बेस्ड एक एक रिएक्शन देख लेते हैं कि कैसे हम लोग रिएक्शन को करते हैं।
मान लो बेटा अपने पास कोई एक रिएक्शन है, H2O, कोई एक रिएक्शन है बेटा अपने पास H2O या H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, चलो हाइड्रोजन परऑक्साइड ले लेते हैं। इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे बेटा तो ये बनाएगा H2O प्लस हाफ O2, क्या बनाएगा H2O प्लस हाफ O2। इस अभिक्रिया में बेटा अभिकारी अणु कौन हुआ H2O2, और H2O2 का नाम क्या है लाल, हाइड्रोजन परऑक्साइड। यहाँ H2O2 हो गया। अब आप ये देखो कि H2O2 के कुल कितने मोल हैं, यानी कितने अणु लिए गए हैं। तो यहाँ देखो बेटा कुछ नहीं लिखा गया, और जब कुछ ना लिखा हो, कोई गिनती ना लिखी हो, कोई संख्या ना लिखी हो यहाँ पे, तो हम उसकी आणविकता 1 मान लेते हैं। या वहां पे 1 मोल होता है तो इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी 1। इसका मतलब ये रिएक्शन कैसा है बेटा, यूनिमोलिकुलर है। दूसरे रिएक्शन की अगर हम लोग बात करें बेटा, तो हमारे पास रिएक्शन है हाइड्रोजन आयोडाइड के 2 मोल की हमने रिएक्शन कराया, और हाइड्रोजन आयोडाइड को बेटा डिकम्पोज करेंगे, तोड़ेंगे, तो ये बनाएगा हाइड्रोजन प्लस आयोडीन, यानी H2 प्लस I2 बन जाएगा। और इसको तोड़ने के बाद आप जरा ये देखो कि इसके अभिकारी अणु कौन कौन से कौन है बेटा, हाइड्रोजन आयोडाइड। हाइड्रोजन आयोडाइड के कुल कितने मोल लिए गए हैं 2 मोल, यानी कुल कितने अणु है बेटा अपने पास 2 अणु है। तो ये अभिक्रिया कैसी हो जाएगी, बाईमोलिकुलर, और बाईमोलिकुलर होगी तो आणविकता कितनी हो जाएगी बेटा 2। क्लियर है यहाँ तक, किसी को कोई दिक्कत? चलिए कोई तीसरी रिएक्शन देखते हैं बेटा। TOIGNO प्लस O2 इज इक्वल्स टू TOIGNO2। अपने पास कोई एक रिएक्शन है TOIGNO प्लस O2 इज इक्वल्स टू TOIGNO2। अब जरा ये देखो बेटा कि इसमें अभिकारी अणु कौन है, यहाँ पे है बेटा NO, और यहाँ पे कौन है O। अब देखो कि यहाँ पे NO यानी नाइट्रिक ऑक्साइड का कुल कितना मोल लिया गया है बेटा 2 मोल, और यहाँ ऑक्सीजन का कितना मोल है 1 मोल, जोड़ेंगे तो टोटल कितने हो जाएंगे बेटा 3, यानी अभिक्रिया कैसी हो जाएगी ट्राइमोलिकुलर। ट्राइमोलिकुलर का मतलब हुआ बेटा कि अभिक्रिया की आणविकता कितनी हो जाएगी 3। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए अब जरा हम लोग थ्योरी लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिख लेते हैं बेटा, अभिक्रिया की आणविकता की डेफिनेशन क्या होती है। लिखना बेटा, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले, किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की कुल संख्या, अभिकारी अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। किसी भी अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की कुल संख्या अभिक्रिया की आणविकता कहलाती है। क्लियर बेटा? ठीक, चलिए अब जरा हम ये देखते हैं कि जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता क्या होती है बेटा। जटिल अभिक्रिया की आणविकता, जटिल अभिक्रिया की आणविकता, जटिल अभिक्रिया की आणविकता, जटिल अभिक्रिया की आणविकता होती है बेटा मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, मॉलिक्यूलरिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। थिएटर वाला कॉम्प्लेक्स नहीं बे, नहीं तो सोचो मूवी देखने वाला कॉम्प्लेक्स है। यह है जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। तो सबसे पहले ये जानते बेटा कि जटिल अभिक्रिया कहते किसे हैं। ऐसी अभिक्रियाएं जो एक से ज्यादा पदों में होती हो, यानी 1 स्टेप में ना हो बेटा, एक से ज्यादा स्टेप में हो, तो उन अभिक्रियाओं को हम क्या कहते हैं जटिल अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाएं जो कई सारे पदों में होती हैं, उन अभिक्रियाओं को हम क्या बोलते हैं बेटा जटिल अभिक्रिया। जैसे एक अभिक्रिया ले लेते हैं, सपोज दैट बेटा अपने पास है TOIGNO प्लस H2 इज इक्वल्स टू N2 प्लस H2O2, N2 प्लस H2O2। और दूसरी रिएक्शन लेते हैं बेटा H2O2 प्लस H2 इज इक्वल्स टू TOIGH H2O। तो ये जो अभिक्रिया होगी बेटा वो मंद होगी,
ये अभिक्रिया कैसी होगी? मंद, धीमी गति से होगी। और ये अभिक्रिया कैसी होगी बेटा? तीव्र होगी, यानी बहुत जल्दी हो जाएगी ये अभिक्रियाएं। और अभिक्रिया कर कौन रहा है? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन जब NO से जुड़ रहा है, नाइट्रिक ऑक्साइड से जुड़ रहा है, तो यहाँ सॉरी N2 है बेटा, तो ये नाइट्रोजन बना रहा है और हाइड्रोजन परऑक्साइड बना रहा है। और जब यही हाइड्रोजन परऑक्साइड से फिर हाइड्रोजन जुड़ रही है, कंबाइंड हो रही है, तो ये वाटर बना रही है। ये तीव्र है, यानी बहुत तेजी के साथ रिएक्शन हो रही है, ये तीव्र अभिक्रिया है। और ये कैसी अभिक्रिया है बेटा? मंद अभिक्रिया है। तो ये देखो दो पदों में अभिक्रियाएं हो रही हैं। कितने पदों में हो रही हैं? दो पदों में। तो जब अभिक्रियाएं दो पदों में होती हैं बेटा, तो उन्हें हम कहते हैं जटिल अभिक्रिया। और जटिल अभिक्रिया में बेटा जो मंद गति से अभिक्रियाएं होती हैं, सबकी बात नहीं करेंगे, तीव्र की बात नहीं करेंगे, स्टेप एक से ज्यादा हो उससे अपने से नहीं मतलब है, हमें केवल ये देखना है कि उन स्टेप में कौन सी स्लो स्टेप की रिएक्शन है, कौन सी मंद गति से अभिक्रिया चल रही है। जो अभिक्रिया मंद गति से चलेगी बेटा, उसी की आणविकता ही क्या कहलाएगी? जटिल अभिक्रियाओं की आणविकता। कोई दिक्कत बेटा किसी को? तो बेटा इसकी आणविकता कितनी हो जाएगी? यहाँ देखो 2 है, यहाँ 1 है, 2 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा बेटा? 3। यानी अभिक्रिया की आणविकता कैसी हो गई बेटा? 3। हमने इसका नहीं कैलकुलेट किया, क्यों? क्योंकि ये तीव्र अभिक्रिया है। हमने कैलकुलेट किसका किया? ऊपर वाले अभिक्रिया की, क्योंकि ये मंद अभिक्रिया है और मंद अभिक्रिया की ही आणविकता हम लोग सदैव निकालते हैं बेटा। तो मंद अभिक्रिया की आणविकता निकालेंगे तो ये देखेंगे कि मंद अभिक्रिया में भाग लेने वाले अभिकारी अणुओं की कुल संख्या कितनी है। क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग बात करते हैं बेटा अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। अभिक्रिया की आणविकता तथा कोटि में अंतर। आणविकता तथा कोटि में अंतर। हम ये देखते हैं कि अभिक्रिया की आणविकता और कोटि में क्या अंतर हो सकता है। तो बेटा आप कॉपी को दो पार्ट में डिवाइड कर लीजिए। एक तरफ लिख लीजिए अभिक्रिया की आणविकता, एक तरफ लिख लीजिए अभिक्रिया की कोटि। अभिक्रिया की कोटि और एक तरफ लिख लीजिए बेटा अभिक्रिया की आणविकता। अभिक्रिया की आणविकता। हम जरा ये देखते हैं बेटा कि अभिक्रिया की आणविकता और अभिक्रिया की कोटि में क्या अंतर हो सकता है। तो हम लोगों ने पढ़ा है बेटा कि अभिक्रिया की कोटि शून्य कोट की है, प्रथम कोट की है, द्वितीय कोट की है और तृतीय कोट की है। तो हम ये कह सकते हैं बेटा कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है। अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, लेकिन अभिक्रिया की आणविकता शून्य नहीं होगी। शून्य नहीं होगी। कभी आपने ऐसा देखा है कि 0A = P? ऐसा कभी नहीं देखा होगा। ये कभी 0 नहीं हो सकती, क्योंकि अगर ये 0 है तो इसका मतलब बेटा अभिकारी और 0 है, अभिकारी और लिया ही नहीं गया और अभिकारी और नहीं लिया जाएगा तो अभिक्रिया नहीं होगी। आपको पता है कि अभिक्रिया की कोटि शून्य हो सकती है, शून्य होती भी है, परंतु अभिक्रिया की आणविकता कभी शून्य नहीं हो सकती। क्लियर है यहाँ तक? किसी को कोई दिक्कत? क्लियर बेटा यहाँ तक? चलिए, इसका मान सदैव धनात्मक होता है। नंबर 1 हुआ बेटा। नंबर 2, अभिक्रिया की आणविकता बेटा हमेशा धनात्मक होती है, धनात्मक तथा पूर्णांक होती है। धनात्मक तथा पूर्णांक होती है, परंतु अभिक्रिया की जो कोटि है बेटा वो धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है और फ्रैक्शनल होती है। जिसको मैं पूरा हिंदी में लिख देता हूं, धनात्मक, धनात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक और भिन्नात्मक भी होती है।
भिन्नात्मक भी होती है। क्लियर बेटा यहां तक? नोट करते चलिए, नोट करते रहिए भाई आप लोग। क्लियर है बेटा? और अभिक्रिया की आणविकता बेटा सदैव किस पर निर्भर करती है? अधिकारी अणुओं पर। तीसरा पॉइंट, ये किस पर निर्भर करती है? अधिकारी अणुओं पर निर्भर करती है। अधिकारी अणुओं पर निर्भर करती है। परंतु अभिक्रिया की जो कोटि होती है बेटा, ये जरूरी नहीं है कि वो अभिकारी अणु पर निर्भर करे। अभिक्रिया की कोट अधिकारी अणुओं पर निर्भर नहीं करती है। कुछ बेटा एक अपवाद है, कुछ अपवाद है, उन अपवादों को छोड़ दिया जाए अगर, तो अभिकारी अणुओं की जो कोटि होती है वो कभी अभिक्रिया की जो कोटि होती है वो कभी अभिकारी अणुओं पर डिपेंड नहीं करती। क्लियर है बेटा यहां तक? कोई दिक्कत? तो आगे की क्लास बेटा हम लोग कल स्टार्ट करेंगे। कल रासायनिक बलगति का लास्ट लेक्चर होगा और कल आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद बेटा हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी का क्वेश्चन क्या है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था स्टार्ट करेंगे।